बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख लिया था। देखो जहां तक बात है सीबीएसई की, तो सीबीएसई एग्जाम में या तो सिंपल सीरीज पैरेलल, ठीक है, या ज्यादा ऊपर जाता है तो विट्स ऑन ब्रिज के सर्किट्स, बस यहां तक आपको कवर करना है। इसके अलावा जो कल पिछली जो क्लास हुई है जिसके अंदर हम लोगों ने सिमेट्रिसिटी सीखी थी कि साहब एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर सिमेट्रिसिटी दिखाई देती है तो सर्किट को कैसे काटते हैं, ठीक है ना। वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक है, वो सीबीएसई से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटे। चलो अब ये जो पार्ट है ना बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ वाला पार्ट, मैंने आपसे कहा था चैप्टर 2 में डिवाइड है। एक है ओम्स लॉ और दूसरे फिर आगे मीटर बेस और पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट है। इस पार्ट में दो छोटी छोटी डेफिनेशन है जो अभी हमसे रह गई है बेटे पीछे, दो क्या चार है ये। एक तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, एक है कलर कोडिंग, एक सुपर कंडक्टिविटी और एक बेटे ओम्स लॉ की लिमिटेशंस। ये 2 मार्क्स के 4 टॉपिक हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनमें से दो पूरा का पूरा टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो 2 टॉपिक आज कवर कर देंगे, 2 करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक। हाथ तेज रखिएगा क्योंकि आज आपको लिखना ज्यादा है, ठीक है बेटे। आज स्टार्ट करें। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बेटे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। आप बड़े बच्चों ये बात जानते हो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। इसका मतलब होता है कि सब टेम्परेचर को बढ़ाने से उस क्वांटिटी में कितना चेंज आता है। किसी भी क्वांटिटी का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जब लिखा जाता है ना बेटे, क्योंकि मैं पहले वो कंसेप्ट पढ़ के आ गया कि जो रेजिस्टेंस होता है या जो रेजिस्टिविटी होती है वो दोनों के दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है। और ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ आपके सामने और ज्यादातर हम लोग इसको कंडक्टर के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर राइज करता है तो टाउ घट जाता है, टाउ के घटने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और तू जानता है यही फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। इसको पकड़ लो, ये रेजिस्टिविटी है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटता है और टाउ घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है किसकी? कंडक्टर की, क्लियर है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में टाउ बढ़ाने, वो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ पे नहीं देखते, एन पे देखते हैं। एन बढ़ता है, एन बढ़ने से आती है वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू घट जाती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू घट जाती है, ठीक है, किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। फिलहाल मैंने कंडक्टर के लिए लिखा हुआ है। अब तो एक बात बताइए, प्रीवियस नॉलेज या पिछला कंसेप्ट ये कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं, कंडक्टर में ऐसी बात है, उसमें सेमीकंडक्टर में घटते भी हैं। लेकिन साहब कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितने बढ़ते हैं या कितने घटते हैं? ये तो जनरल कंसेप्ट नहीं, बढ़ते और घटते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि कितने बढ़ेंगे। तो वो कितने बढ़ेंगे वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताता है। कौन बताता है? उस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है। जिस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उस मटेरियल का वो क्या नाम है, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा गिवन टेम्परेचर के लिए, है ना। और जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा। ये सीधा साधा हिसाब है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से। आप चाहे रेजिस्टेंस का लिखो या रेजिस्टिविटी का लिखो, दोनों के लिए फॉर्मूला फॉर्मेट सेम होता है बेटे, ठीक है। आपको याद है कि हमने 11th क्लास के अंदर थर्मल कोएफिशिएंट पढ़ा हुआ है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। वो भी सेम कंसेप्ट था साहब, वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी थी। कितना टेम्परेचर राइज करने पर उस मटेरियल की लेंथ कितनी बढ़ जाती है, उस रॉड की लेंथ कितनी बढ़ जाती है। जो कंसेप्ट आपने वहां पर 11th में पढ़ाई है वो हुबहू वही है, वापस सेम कंसेप्ट है। मैं एक बार याद दिलाता हूं आपको, प्रीवियस नॉलेज ध्यान से देखना। वहां ये लिखा गया था कि मान ले बेटे कोई रॉड है तेरे पास, एल लेंथ की रॉड है, ध्यान से सुनना, एल लेंथ की रॉड है। आपने टेम्परेचर राइज किया, लीनियर एक्सपेंशन हुआ, लेंथ बढ़ गई साहब, ये L1 थी, चलो L2 हो गई। तो नियम ये कहता था कि जो चेंज इन लेंथ है L2 माइनस L1 है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी। बच्चा बोला ओरिजिनल लेंथ क्या थी, इसका मतलब? बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना। मैं तुझको ये गिवन करता हूं, ये गिवन कर देता हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर 1 सेंटीमीटर कॉपर की लेंथ 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है, लेट। ये मैंने आपको गिवन किया। 1 डिग्री बढ़ाने पर 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है कॉपर की, 1 सेंटीमीटर की जो रॉड है उसकी 1 मिलीमीटर लेंथ बढ़ जाती है। अब 2 बच्चे थे साहब, एक बच्चा तो 10 सेंटीमीटर की रॉड लेकर के खड़ा था, बोला सर मेरे पास 10 सेंटीमीटर की रॉड है, 1 सेंटीमीटर पर 1 मिलीमीटर बढ़ता, बताइए कितनी लेंथ बढ़ गई। बोला सर मेरी जो लेंथ है इसके अकॉर्डिंग तो 10 मिलीमीटर बढ़ेगी। और एक बच्चा 100 सेंटीमीटर की रॉड लेकर के आया था, बोला सर मेरे पास 100 सेंटीमीटर की रॉड है, बढ़ाओ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो भाई 100 सेंटीमीटर की है तो वो 100 मिलीमीटर बढ़ जाएगी। तो तू एक बात बता कि जो चेंज इन लेंथ आता है क्या वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ क्या है? हाँ सर, वो हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ क्या है। और ये दूसरा कंसेप्ट इसमें था कि इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। क्या ये एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है? हाँ सभी एक्सपेरिमेंट से निकल करके आता है। ये भी लीनियर एक्सपेंशन है, ये भी लीनियर एक्सपेंशन है। अरे हाँ है ना, बस ये है कि मेटेरियल की प्रॉपर्टी थी, मेटेरियल के मतलब उसके क्या नाम है लेंथ वगैरह इन चीजों का कंसेप्ट देखा गया था, ये हम उसके रेजिस्टेंस का देख रहे हैं,
किसका? रेजिस्टेंस का। तो बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है बेटे, बिल्कुल सेम जो ये पढ़ा हुआ है। कंसेप्ट को पकड़िए उधर। मान ले तेरे पास दो वायर हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है और T1 इसका टेम्परेचर है, T1 इसका टेम्परेचर है, ठीक है। और आपने इसका टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करने से इसका रेजिस्टेंस हो गया R2 और टेम्परेचर मान लो हो गया T2। और ये मैं आपको गिवन कर रहा हूं कि T2 की वैल्यू ज्यादा है T1 से, ये गिवन है आपको, मतलब आपने टेम्परेचर राइज किया है, बढ़ाया है। तो एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस रहा होगा R2 माइनस R1, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या था। और साहब वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना राइज किया है। देख बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट आता है ना, क्योंकि ये भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ चल रहा है, ये इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। रहा है ना। अगर आप दोनों को कंबाइन करके लिखिएगा, मतलब R2 माइनस में R1, डायरेक्टली का साइन हटाया, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ये बेटे डायरेक्टली के साइन है दोनों, ये अल्फा है, मैं रेड पेन से दिखाया जानबूझ के, ठीक है। और वैल्यू बिकम R1 ऑफ T2 माइनस में T1। हाँ तो बोल R1 T2 माइनस में T1, ठीक है। R1 को साइड लेकर के चला जा तो R2 की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी, R1 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस में T1। ये आंसर आया साहब। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल रेजिस्टेंस। ये फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है जब किसी भी वायर का आप टेम्परेचर राइज कर देते हो। बच्चा बोला सर इसमें अल्फा क्या है? बड़े बच्चों बात को पकड़ गए है ना। अल्फा क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है बेटे, ठीक है। दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ तो बोल, तो एक तो इक्वेशन ये होगी बेटे, ये अपने काम की है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर इस वाली को, इसको डेल्टा आर लिख दे। तो डेल्टा आर मस्ट इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। और दिस इज डेल्टा टी। एक लिखने का अंदाज ये भी होता है। तो यहां से अगर तू अल्फा की वैल्यू लिखता है तो अल्फा बिकम डेल्टा आर बाय आर और ये डेल्टा टी, ठीक है। कई बार कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे इसको डी की फॉर्म में भी लिख देते हैं, तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। और अल्फा को लिखने का अंदाज ये भी होता है, दिस इज डी आर अपॉन में आर इंटू में डी टी, ये भी है अंदाज अपना अपना, जो अच्छा लगे आप उसे लिखिएगा। व्हाट इज डी टी? चेंज इन टेम्परेचर। हाँ या ना। और अगर अल्फा को तो इसी फॉर्म में लिखता है, जैसे यहां से लिखे तो एक अल्फा का ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें यहां से न्यूमेरिकल करना है बेटे। तो R2 माइनस में R1 डिवाइड बाय ये R1 और T2 माइनस में T1। ये अलग अलग फॉर्मेट है, किसी भी तरीके से उठा सकता है ये। आया नहीं आया? अब ये मैंने तेरे को लिखाया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का। हो सकता है कि पेपर में रेजिस्टिविटी का पूछ ले। भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बिल्कुल एक साथ एक तरीके से बिहेव करते हैं। तो बोलियो अगर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिखता हूं इसको, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो, तो आप बड़े बच्चे हो बेटे, सेम बिल्कुल यही सेम चलेगा। ये क्या कंसेप्ट आएगा? ये रो 2 माइनस में रो 1 डिपेंड करता है, रो 1 पर डिपेंड करता है T2 माइनस T1 पर। और डायरेक्टली का साइन हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा इक्वल टू अल्फा और रो 1 ऑफ T2 माइनस में T1। यहां से अल्फा की वैल्यू लिख दे तो इट बिकम रो 2 माइनस में रो 1 अपॉन में रो 1 इनटू में T2 माइनस में T1। दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। पर हाँ तो बोल यार, आया नहीं आया? ठीक है बेटे, ये अल्फा का फॉर्मूला है। अब जहां तक बात है इसकी पेपर में आने की, एग्जाम में, तो क्लियर सुन लो, एनसीईआरटी के अंदर 3 न्यूमेरिकल हैं, 3, और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें 4-5 पार्ट है। अगर सीबीएसई ने एग्जाम में कुछ भी पूछा तो ये 4 सवाल है, इससे बाहर नहीं आएगा, बाकी तो डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब कोई आपसे कहता है डिफाइन अल्फा, अल्फा की डेफिनेशन बताओ सब, तो आप लोग बड़े बच्चे हो, सही है, बोर्ड से नोट कर लेना। कैसे लिखेंगे? सर अल्फा इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हाँ तो बोल यार, अल्फा कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर यूनिट या पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। आप सब बड़े बच्चे हैं बेटे, सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं तेरे से कहता हूं यहाँ पे ऐसा यूनिट बता क्या होगी, ऐसा यूनिट, तो देख R2 माइनस R1 मतलब रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टेंस ही बचेगा, तो ऊपर ओम नीचे ओम, कट गई साहब। और ये जो वैल्यू है T2 माइनस T1, आप बड़े बच्चे हैं, इसमें मैं बेटे कम से कम नहीं तो आधा घंटा बोला था 11th क्लास के अंदर। ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों स्केल सेम चलते हैं जब चेंज देखा जाता है। तो जब तू ऐसा यूनिट की बात करेगा तो आइदर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, बोथ आर सेम। हाँ तो बोल, चाहे पर डिग्री सेल्सियस लिख और चाहे पर केल्विन लिख, एक ही बात है। जो मन करता वो यूनिट यूज करिएगा। देखो इसका असली मजा क्या है? असली मजा ये है कि ये चेंज इन टेम्परेचर है,
और तू जानता है कि जब भी चेंज इन टेम्परेचर आता है तो कभी भी एसआई का चक्कर नहीं है, मतलब ये नहीं है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने जाओगे, नहीं साहब, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में है वही केल्विन स्केल में आता है, दोनों का मार्क सेम था, ठीक है। तो एसआई दोनों सही है बेटे, पर डिग्री सेल्सियस भी और पर केल्विन भी। आया नहीं आया? तो तू एक बार ना अभी ना इस डेफिनेशन को आप बाद में लिखना, पहले इसके अंदर 2 लाइनें लिख लो, हेडिंग बना के टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हेडिंग बना के लिख, experimentally it is found that the increase in resistance of a material या of a body लिखो, of a body depends on number first the original resistance या initial resistance बोल सकते हो, और नंबर सेकंड द चेंज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटे। और उसके बाद करना क्या है आपको, ये लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, लेट R1 इनिशियल रेजिस्टेंस, R2 फाइनल रेजिस्टेंस, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, ये दोनों फिगर बना देना चारों अपनी लैंग्वेज में लिख के, और फिर ये पूरा लिख लो यहाँ से यहाँ तक, ऐसा यूनिट तक, ठीक है बेटे। फिर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है अल्फा की, लिख देना बिल्कुल, डिफाइन अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये डेफिनेशन नोट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये दोबारा लिखना है क्या, कि अल्फा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर वो डेरिवेशन ये वाला वापस, क्लियर। फिर नीचे लिख देना अल्फा इन टर्म्स ऑफ डिफाइन अल्फा, फिर यही जो डेफिनेशन आपने लिखी है इसको अल्फा की टर्म्स में, रो की टर्म्स में उठा देंगे। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर या पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, कहा है ना। तो एक बार स्क्रीन को रोक, ठीक है, और इसको नोट कर ले, लिख लिया बेटे। अब ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है बेटे अल्फा की, इसके ऊपर ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क्स में भी आते हैं बेटे, ठीक है। अल्फा का कंसेप्ट रेजिस्टेंस के लिए और रेजिस्टिविटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट क्या है सर, चाहे मैं इसको रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखूं चाहे रेजिस्टेंस के टर्म्स में, सेम कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई थी साहब R2 माइनस में R1 अपॉन में R1 और T2 माइनस में T1, ये अल्फा आया, हाँ साहब। अब इसको ध्यान से देखिए बेटे, इस कंसेप्ट को हम दोनों के टर्म्स में पढ़ते हैं, किसके, कि 4 कंडक्टर्स और 4 सेमीकंडक्टर्स। अब एक बात को आप लोग पकड़ गए होंगे कि यहाँ पे खेल सेमीकंडक्टर का साथ साथ चलता है कंसेप्चुअली, कंडक्टर के साथ साथ सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट चलता है हमेशा, ठीक है। तो देख इधर, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो बेटे कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस घटता है या रेजिस्टिविटी घटती है। अब तुम बड़े बच्चे बताइए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब क्या, T2 T1 से जाता है, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो इसका मतलब R2 ज्यादा है R1 से। टेम्परेचर राइज करने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस का बढ़ना, तो इसका मतलब R2 ज्यादा है R1 से, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज। और अगर R2 ज्यादा हुआ तो यहां से कंफर्म है कि अल्फा की वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव आएगी, अल्फा की वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और जब सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस घट जाता है, R2 की वैल्यू R1 से लेस होती है। अगर R2 की वैल्यू कम है R1 से तो अल्फा जो है बेटे वो नेगेटिव आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है, क्लियर सुन लो इस टॉपिक से, कि अल्फा का कैसा नेचर होता है फॉर कंडक्टर फॉर सेमीकंडक्टर। अल्फा पॉजिटिव नेचर रखता है कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए रखता है नेगेटिव नेचर, पर हाँ या ना, बस। बस समझ में आई बेटे। अल्फा देखो, अल्फा है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट या फ्रैक्शनल चेंज बोल सकते हो, डेल्टा R बाय R को ना फ्रैक्शनल चेंज भी बोल सकते हो, तो उसकी डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो, इट इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। मोटा मोटा अपने दिमाग में रखूं तो ये मुझे ये बताता है कि 1 डिग्री बढ़ाने पर इसका टेम्परेचर के, तो क्या नाम है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है इसका। जिस मेटेरियल का अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा बढ़ाता है, जिसका अल्फा कम है वो कम बढ़ाता है, यही चीज है साहब। ये बढ़ाएगा वो घटाएगा, अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव, और आया नहीं आया, ठीक है। तो अब ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है बेटे, ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये ऐसे बना करके, ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना दो, और ऐसे लाइन डाल के एक कंडक्टर का जो कंसेप्ट है वो लिख देना, इधर सेमीकंडक्टर का लिख देना। मेटल्स के नाम से दे रखा है कंडक्टर है,
और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के नाम से दे रखा है वो इधर लिख देना। हाँ या ना। फिर इसमें एलॉय का कंसेप्ट भी बहुत प्यारा है बेटा, एलॉय नंबर 3 पे जो है वो, फिर आप जब ये पूरे हो जाएंगे ना उसके नीचे एलॉय लिख लेना। एलॉय का टेम्परेचर कोएफिशिएंट स्मॉल होता है बेटे, स्मॉल पॉजिटिव होता है एलॉयज का। ये बहुत प्यारा सवाल बनेगा आगे जाके इसमें चैप्टर में जब हम मीटर बेस पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, वहां पे जो डिवाइस होते हैं ना मीटर बेस पोटेंशियोमीटर, इनके अंदर जो वायर यूज करे जाते हैं वो एलॉयज के होते हैं। एलॉय कौन कौन सा? एक बेटे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, ये बहुत प्यारे एलॉय वायर है, मतलब वो क्या नाम है आपका, ये कह सकते हो एलॉय है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि व्हाई द वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन, क्यों बनाया जाता है? रीजन, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट स्मॉल होता है साहब, मतलब जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है वायर्स का तो इनका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, नेग्लिजिबल बढ़ता, ना के बराबर। अब आप सोच के देखो कि लैब के अंदर आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करो, लैब के अंदर किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालो। अब एक बच्चे ने उस वायर को मान लो कॉपर ले लिया, 3 घंटे एक्सपेरिमेंट किया, 3 घंटे चलता रहा साहब, उस वायर में 3 घंटे लगातार करंट चला, वो वायर हीट हो जाएगा, कॉपर का हीट होगा तो कंसेप्ट ये कहता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या 3 घंटे तक लगातार चलाने के बाद या अगला जो बच्चा रीडिंग लेने आएगा उसके बाद उसी एपरेटस पे लगातार, वो जब एपरेटस लगातार चलता रहेगा क्या हर बच्चे की रीडिंग में अंतर आएगा? हाँ, उस कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो मेटल है, टेम्परेचर राइज होने से उसका लगातार रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर उसका रेजिस्टेंस लगातार बढ़ेगा तो हर बच्चे की रीडिंग लगाएगी। तो फिर टीचर क्या करे साहब? तो टीचर ना आपको एलॉय देते हैं, एलॉय का वायर देते हैं, मैग्नीन का वायर दिया जाता है। मैग्नीन होता है जैसे चांदी होती है ना, बिल्कुल चांदी जैसा वायर होता है मैग्नीन का, वो दिया जाता है। बात समझ में आई नहीं? उसमें क्या है कि बच्चा अगर टेम्परेचर राइज करेगा उसका तो उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा साहब, सभी बच्चों की एक जैसी रीडिंग आएगी। इसे बोलते हैं अल्फा स्मॉल पॉजिटिव होना। तो ये जो एलॉय वाला कंसेप्ट है ये इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है? तो इसको इनको रोक लो और इसको आराम से नोट कर लो। अच्छा, इसको नोट कर लेना, पहले इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख नोट कर लेना। 19वां क्वेश्चन है साहब, एनसीईआरटी का 4 पार्ट है कंसेप्चुअल, मैं आपके सामने वैसे 6 पढ़ रहा हूं। पहला सवाल सुनियो, एलॉय ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस रेजिस्टिविटी देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 19वां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, जन्नत है, क्लियर सुन लो, जन्नत। पहला सवाल, पहला, alloys of metals usually have greater resistivity than that of their constituent metals। उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के रेस्पेक्ट में, एक्सप्लेन करिए। वो सॉरी वो ग्रेटर ऑब्लिक लेस, यस और नो पूछा है, वो ग्रेटर होती है या कम होती है? लेस होती है। तो जवाब है साहब ग्रेटर होती है। रीजन मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो एलॉयज होते हैं उनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा सवाल, एलॉयज यूजुअली हैव मच लोअर ऑब्लिक हायर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। एलॉयज का टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अल्फा मेटल्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है या कम होता है? साहब कम होता है, लिखा है ना, अभी आपने इसे पिछले कंसेप्ट के अंदर देख लिया था, अल्फा स्मॉल होता है। तीसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेफाइट एंड मोस्ट नॉन मेटल्स इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नॉन मेटल्स का या ग्रेफाइट का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है या घटता है? दुनिया जानती है साहब बढ़ता है। कंडक्टर्स का वो घटता है, कंडक्टर्स का इंक्रीज होता है, इनका डिक्रीज होता है। तो तीसरे का आंसर है डिक्रीज। नंबर 4, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर। दुनिया जानती है सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटती है, हाँ या ना? 5, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट और इंक्रीज। तो याद होगा मैंने जब आपको रेजिस्टिविटी के ग्राफ बनाए हैं टेम्परेचर के साथ, उस दिन ग्राफ बनवा दिया था, मैग्नीन की इंडिपेंडेंट आती है, मतलब ना के बराबर चेंज आता है इसमें, ठीक है? चेंज ही नहीं आता रेजिस्टिविटी में, इसलिए इसका अल्फा बहुत स्मॉल होता है। और लास्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाय द फैक्टर। ये फैक्टर आपको याद रखना है बेटे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10⁻22 आता है इसका, ठीक है नहीं? तो कुल मिलाकर के पहले का आंसर ग्रेटर, दूसरे का आंसर लोअर, तीसरे का आंसर डिक्रीज, चौथे का आंसर डिक्रीज, पांचवें का आंसर इंडिपेंडेंट और छठे का आंसर 10⁻22। क्लियर है? तो अब आप स्क्रीन को रोकिए। स्क्रीन को रोकने के बाद ये जो कंसेप्ट बताया था पहले पूरा लिख लो बैक करके वीडियो को, ठीक है? उसके बाद ये जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन विद इनका आंसर, ठीक है? स्क्रीन रोक के आराम से नोट करो। आ जाओ बेटे, अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है ना बेटे, एनसीईआरटी में टोटल 3 न्यूमेरिकल है, चौथा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ दिया, अभी कराया था। टोटल 4 क्वेश्चन है। अगर इस टॉपिक से कुछ भी एनसीईआरटी ने पूछा तो इन 4 में से आना, क्लियर सुन लो, ठीक है? अब सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है? पहले एक बार फॉर्मूला देख क्या था सर, अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस R2 - R1 अपॉन में R1 और T2 माइनस में T1, ये था सर।
ठीक है, ये तो कॉमन सेंस कहती है अल्फा हर मेटेरियल का अपना अलग होगा, सही ना बेटे, टेम्परेचर का खेल है तो सारा मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब सवाल सुन क्या है, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। एक सिल्वर वायर है, उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है बेटे 2.1 ओम और टेम्परेचर मुझे गिवन है 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है साहब। एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 2.7 रेजिस्टेंस दे रखा है और T2 मुझे दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। टेम्परेचर कोफिशिएंट बताइए रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो तू एक बार जानता है बेटे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का, ठीक है, एक ही बात है सब। अल्फा की वैल्यू चाहता है, अल्फा की वैल्यू चाहता है, ठीक है सब। क्या डायरेक्ट रिलेशन यूज होनी थी? हाँ, अगर अल्फा मुझसे चाहता था तो बोल अल्फा है क्या, ये है सर R2 माइनस में R1 अपॉन में R1 और T2 माइनस में T1। R1 सॉरी R2 2.7 माइनस 2.1 अपॉन में 2.1 और 100 माइनस 27.5, 100 माइनस 27.5, ठीक है। इसको तू सॉल्व करेगा बेटे, ये आंसर आएगा 39.4 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा, मतलब सिल्वर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद सिर्फ एक है बेटे, ये 2-3 जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपके मन में ये क्या नाम है, दिमाग में मन में एक बात बैठ जाए कि साहब अगर फॉर्मूला याद तो न्यूमेरिकल सॉल्व, बाकी तो कैलकुलेशन है। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ये एक रिलेशन है, अल्फा ये प्रॉपर्टी है और तू जानता है इसके अंदर एक R1 R2 T1 T2 5 पैरामीटर है, ये अल्फा 5 में से 4 देगा, 5वां निकलवाएगा, इसे अलग ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो रोक स्क्रीन को क्वेश्चन लिख, सॉल्यूशन लिख। आजा बेटे नेक्स्ट देख, ये एनसीईआरटी का बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आराम से बोर्ड से नोट कर लो। देख क्या कहता है कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो अगर T1 की वैल्यू में 27 डिग्री सेल्सियस लेता हूं तो R1 मुझे 100 ओम दे रखा है TSR। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117। बताइए कितना टेम्परेचर होगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ करके 117 ओम हो गया है तो। ये डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री में आंसर आना है। हाँ, अल्फा मुझे दे रखा है, अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.70 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। बड़े बच्चे हो, फिर वही बात आ गई ना कि साहब अगर फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल खत्म। 5 चीजें होती है, 4 दे रखी है, 5 में निकलवाइए। अरे हाँ तो बोल यार सीधा फॉर्मूला, तो आंसर सॉल्यूशन में बोल साहब कि सर अल्फा इज इक्वल टू होता है R2 माइनस में R1 अपॉन में R1, R2 माइनस में R1 अपॉन में R1 और T2 माइनस में T1। हाँ है ना, सॉल्व कर दे बेटे इसको। तो ये T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस में R1 अपॉन में अल्फा R1, ठीक है, और उस साइड चला जाएगा तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस में R2 माइनस में R1 अपॉन में अल्फा R1, ठीक है बेटे। सॉल्व कर, T1 कितना है 27, ठीक है बेटे, प्लस R2 माइनस R1, देखिए यहाँ पे R2 लिख दिया, R2 माइनस R1, तो ये 17 बचा ना बेटे 17, ठीक है। अल्फा तो 1.70 10⁻⁻⁴, ठीक है साहब। R1 100 इंटू में 100, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व कर ले, सॉल्व करेगा तो सीधा साधा है, ये 2 जीरो को तो ये खा जाएगा और ये 17 से 17 चला जाएगा, ठीक है ना। 1027 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, 1027। और आया नहीं आया, सही है, तो रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। और जा बेटे नंबर नेक्स्ट देख, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 चीज वही है, बस अंदाज ये थोड़ा सा अलग है पर चीज वही है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कंटेंटेड कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज अ इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, ठीक है साहब। एक एलिमेंट है जिसके अंदर ये निक्रोम का वायर यूज किया गया था, ठीक है बेटे, और 230 वोल्ट की सप्लाई पे 230 वोल्ट की सप्लाई पर, और इसके अंदर जो करंट चल रहा था वो था 3.2 एम्पियर, ठीक है साहब। हुआ क्या कि कुछ समय के बाद इसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो गई बेटे, सप्लाई वही रही 230 वोल्ट, लेकिन करंट की वैल्यू सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8, ये 2.8 एम्पियर हो गई। इसका मतलब है साहब इसका रेजिस्टेंस बदल गया, करंट चलने कुछ समय के बाद ना करंट घट के 2.8 एम्पियर आ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है साहब। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27। अगर साहब इसका T1 मुझे 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो बताइए कुछ समय के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया था। और अल्फा की वैल्यू मुझे चुपचाप गिवन कर गया है 1.70 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। अब एक अच्छा बच्चा इस बात को पकड़ गया, इसने R1 R2 नहीं दिया, लेकिन साहब उसके बदले V और I दे रखा है, V और I। देख इसके लिए ये जो सिचुएशन मुझे दे रखी है, क्या R1 की वैल्यू 230/3.2 एम्पियर, हाँ सर, V = IR। और क्या बेटे यहाँ से R2 की वैल्यू 230/2.8 एम्पियर, हाँ सर।
क्या R1 R2 सॉल्व हो क्या आ गया? इसको जब तू सॉल्व करेगा बेटे ये आएगा 71.87 ओम। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आता है 82.14 ओम। R1 आया, R2 आया, ये वही T2 चाहता है। क्या चाहता है? T2। तो बेटे अब सीधा आप लोग खुद सॉल्व करोगे। अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R1 T2 माइनस में T1। सारे डाटा मुझे दे रखे हैं, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से T2 की वैल्यू 867 डिग्री सेल्सियस आएगी। कैलकुलेशन अपने आप करनी है। अरे हाँ तो बोल यार, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए बेटे एक जैसे कराए, तीनों एनसीईआरटी के हैं, सिर्फ एक बात समझाने के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई कंसेप्चुअल आया, डेफिनेशन आई, तो ये जो टॉपिक आपके सामने पढ़ाया गया है क्लास के अंदर, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। अब आ जा बेटे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सुपर कंडक्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूरा हुआ, 2 नंबर का टॉपिक था, 2 मार्क्स में ये है सुपर कंडक्टिविटी। याद हो आपको ना, मैंने सुपर कंडक्टर के लिए आपको रेजिस्टेंस का टेम्पो क्या नाम है, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन ड्रॉ कराया था एक, और आपसे कहा था कि इस डेफिनेशन को बाद में कराऊंगा। ये वही डेफिनेशन है, ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन इस पर आ जाता है अलग से, इसलिए अलग से पढ़ा रहा हूं इसको। सुपर कंडक्टिविटी देखो, ये कंसेप्ट ना बेटे 1911 के अंदर प्रोफेसर के ओन्स ने दिया था, कैम्बरलिंग ओन्स। प्रोफेसर का फेमस रहे हैं ये, इसलिए अगर डेट याद हो सके तो कर लीजिएगा। प्रोफेसर कैम्बरलिंग ओन्स ने दिया था 1911 के अंदर ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है, हम लोग इतना पढ़ करके आगे पीछे कि अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, की बात है। अगर टेम्परेचर राइज करने से ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कॉमन सेंस कहती है कि साहब ये घटने से, टेम्परेचर को घटाने से घटना भी चाहिए, टेम्परेचर को घटाने से ये घटना भी चाहिए। और सच्चाई है बेटे यही होता है कि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घटने लग जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल, एलॉय और ऑक्साइड और एनी क्या नाम है इंसुलेटर और कंडक्टर शोज ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर, क्लियर है, इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। मतलब वो मटेरियल टेम्परेचर घटाने से ऐसे ऐसे बिहेव कर जाता है जैसे रेजिस्टेंस खत्म है ही नहीं। बच्चा बोला रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया? हाँ सर, रेजिस्टेंस कैसे खत्म हो सकता है? वो जो आयंस थे वो थोड़ी खत्म हो गए, उनके रास्ते में हिंड्रेंस जो बनती थी वो हिंड्रेंस थोड़ी खत्म हो गई साहब, वो आयंस खत्म नहीं होते, लेकिन इनका जो बिहेवियर है कि इनका इलेक्ट्रॉन्स का ये बदल जाता है। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बल्क में चल रहे हो, बल्क इंडिविजुअल आइडेंटिटी इलेक्ट्रॉन की खत्म हो जाती है वेरी लो टेम्परेचर पर, ठीक है बेटे। तो ये कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी अगर आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख लेना, ठीक है, पर ये कोई इतना कंपल्सरी नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि साहब इतने लो टेम्परेचर पे, हाँ टेम्परेचर कितना लो साहब, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटे, हम लोग पहले बना चुके हैं रेजिस्टिविटी का या रेजिस्टेंस का विद टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो फिलहाल जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, ठीक है, रेजिस्टेंस का भी सेम यही है, ठीक। तो ये ग्राफ क्या होता है ना बेटे, कुछ इस हिसाब से आता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रही थी, आप उसको घटाते चले गए, किसको, टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर घटा के लाओगे रेजिस्टिविटी घटती चली जाती है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है बेटे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर झटके से खत्म हो जाती है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एकदम जीरो आ जाता है रेजिस्टेंस। आपको ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये याद रखना है, ये मरकरी के लिए है बेटे, और ये जो टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टेंस जीरो होता है मरकरी के लिए 4.2 केल्विन होता है, और इसे बेटे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं और ट्रांजिशनल टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन बोल दो या क्रिटिकल टेम्परेचर बोल दो, ये बात है, ठीक है। और ये डाटा आपको याद रखना है कि ये मरकरी के लिए ग्राफ बना है और मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है। अब तू सोच के देख ले, 4.2 केल्विन टेम्परेचर, अंदाजा लगाओ क्या ये नेचर में ऑब्टेन करना पॉसिबल है? नहीं, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटे, है ना। हम इतना लो टेम्परेचर ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, तो रियल लाइफ में सुपर कंडक्टर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, किसी हद तक उस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करी जा रही है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि लो टेम्परेचर को अटेन करें और सुपर कंडक्टर को ऑब्टेन कर लें, तो टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, बेस्ट कंडक्टर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सुपर कंडक्टर बन जाए पॉसिबल नहीं होता है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है बेटे। तो ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है साहब, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है बेटे। और ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। तो आप इसका कॉज लिख हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, ये ग्राफ मरकरी का है, ये याद रखना है। एक इसकी एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन भी एग्जाम में आ जाती है बेटे 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। क्या काम आता है सर? सबसे मेन तो यही है बेटे, सुपर कंडक्टर जो है सुपर कंप्यूटर बनाने काम आते हैं, ठीक है। अब इनका पावर रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो जब इनमें पावर ट्रांसमिशन करोगे तो पावर लॉस नहीं होगी, तो पावर लॉस के अंदर सही है सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां तुम्हें समझ में आएगा गैल्वानोमीटर होता क्या है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। और क्या नाम है,
लेबोरेटरीज के अंदर हाई लेवल रिसर्च, ठीक है, ये कुछ सिंपल से एग्जांपल है, आप लिखना चाहो लिख देना इनको, ठीक है। तो स्किन को रोक ले, हेडिंग बना के सुपर कंडक्टिविटी, स्किन को बैक कर लेना, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉज, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर और उसकी एप्लीकेशन, और ये ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को बनाने के कई अंदाज हैं बेटे, ठीक है, कई अंदाज हैं। कई बार इस ग्राफ को ऐसे बना के दे देता आपसे, तो घबराइएगा मत, ऐसे करके ऐसे बना देता है। ये एक ही ग्राफ है, हर बुक के अंदर इसको बनाने का अंदाज बदला जा सकता है, तो आप ये मत सोचना ऐसे बना रखा आपने। इस ग्राफ को कई बार ऐसे ही बना के देता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये एक ही ग्राफ होता है, इसका मतलब है आगे कई वाला पोर्शन एक प्रकार से बना नहीं रखा उसने, ठीक है। तो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता है, ये वही ग्राफ है, ठीक। तो रोक स्किन को और ये सारी बातें लिख लिया बेटे। इसके ग्राफ में ना बेटे एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये बाई चांस अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, इसे माइजनर इफेक्ट बोलते हैं। माइजनर इफेक्ट क्या है? माइजनर, MEISNER, माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट बेसिकली है क्या? ये जब आप किसी सुपर कंडक्टर के ऊपर या सुपर कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, किसी भी सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो वो सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर जाता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह मतलब, अब तू ध्यान इस फिगर के अंदर तू बारीकी से देख, इसमें कहानी क्या है। मानो फॉर एग्जांपल ये कोई मेटेरियल था और पहले इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जाती थी। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, ये मैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगले मैग्नेटिक में आते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि सुपर कंडक्टर्स आर द एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये लाइन आपको यहां से याद रखनी है। अब ये जो टेम्परेचर था इसका ज्यादा था, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर था, आप इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ले आई। अब साहब जैसे तू इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो लेकर के जाएगा, तो जो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जा रही थी ना बेटे, वो साइड में होकर के निकल जाती है। मतलब सब्सटेंस सुपर कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसे बोलते हैं माइजनर इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम में आ जाए, ये चांसेस नेग्लिजिबल है, नहीं आता है, लेकिन बस इतना पता हो इस कंसेप्ट से क्या कि साहब सुपर कंडक्टर जब बन जाते हैं, या जब जो सुपर कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे उसको उठा करके आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, फील्ड लाइन उसके अंदर नहीं, बाहर होकर निकल जाती हैं। तो जब आप इसको लिख लो पूरे को बोर्ड से, तो उसके नीचे एक नोट डाल के लिख देना, NOT नोट डाल के, कि सुपर कंडक्टर्स बिहेव्स लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बिहेव्स लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है बेटे। तो ये छोटा सा एक माइजनर इफेक्ट है। तो आज की क्लास को मैं ना यहीं पर रोक देता हूँ, ठीक है बेटे। 2 टॉपिक हैं, क्योंकि आपको काफी लिखना पड़ेगा इसमें आज। तो 2 टॉपिक, एक कलर कोडिंग और एक होम्स लॉ की लिमिटेशन, इसको अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।